हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग क्लास 8 के दिसंबर मंथ के जो मंथली असेसमेंट है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपका कक्षा 8 है और आपका ये दिसंबर मंथ का है। ठीक है, जो स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं उसके क्वेश्चन पेपर हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2021-22 का है। आपका पूर्णांक कितना का होगा? 60 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। इस सभी सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चन को और उसके साथ आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग हिंदी के साथ शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा यहाँ। ठीक है, पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसके आंसर को मैं बताऊंगा और इसी तरह मैं जो भी मंथ के मंथली असेसमेंट के क्वेश्चन पेपर आएंगे मैं उनको सबको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसीलिए अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगता है, आपके काम का है तो लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के साथ। देखिए, तो हिंदी सब्जेक्ट में क्या है लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको स्वयं पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, आप इसको पूरा को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 का आंसर देना है। तो आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा इस 4 ऑप्शन में से आंसर कौन सा होगा। तो मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ कौन सा होगा। तो जो पहला 1 नंबर प्रश्न है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है हवा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्रिया विशेषण आपसे पूछा गया था ये। ठीक है, तो जब आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़िएगा तो इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको ये आंसर खुद पे खुद हो जाएगा। तो फिर भी मैं पहला का आंसर क्या बता दिया, ऑप्शन डी को, और दूसरा का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब आप वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको करना क्या है, प्रश्न 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को सामने दिए गए कारक के चिन्हों के सहायता से पूरा कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर खाली जगह में भरना है इस 3 ऑप्शन में से। यहाँ 3 नहीं 4 ऑप्शन है। ठीक है, ने है, के है, से है और फिर के है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन होगा, उसके बाद के लिए है, ये के लिए है लास्ट में। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन इस जगह भरना है, क्या होगा। तो हम लोग पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते क्या होगा। लिखा हुआ है को नंबर में 3 का को है ये कि दुख शरीर, उसके बाद खाली जगह है, मन पर सिमट आया है। ठीक है, तो आपको खाली जगह में इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है के। क्या लिखना है? के। तो इस जगह में आप लिख लीजिए के। मैं देखिए लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखाएगा? के, और के आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद ख नंबर जो है उस ख नंबर को हम लोग देखते हैं कि जो ख नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है तुम्हारी माँ अमरूद, खाली जगह है, पेड़ काटने को कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप ऑप्शन को पहले देख लीजिए क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में ने है, का है, में है, पर है, तो यहाँ पर ही का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का। तो आप यहाँ पर ही का लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? इसमें का और पहले वाला में क्या बताया था मैंने, के। ठीक है, आप वीडियो को आराम से रोकिए और ये उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क में हो जाएगा के और ख में हो जाएगा का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है। ठीक है, बूढ़ी पृथ्वी को प्रकृति संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण का दुख है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का ये उत्तर है। ठीक है, आप पूरा वीडियो को आराम से रोक के ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ कुछ पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति को आप पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा और भी पंक्ति दिया हुआ, मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। तो ये पंक्ति आप पढ़ लिए, इसका अर्थ आपसे पूछा गया है, इसके साथ साथ और भी पंक्ति है उसको देखिए क्या है। देखिए ये भी है, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। तो पहले हम लोगों ने वहाँ कुछ पंक्ति देखा, यहाँ भी कुछ पंक्ति देखा, तो ये इतना बड़ा पंक्ति है क्वेश्चन में। ठीक है, इस सारे पंक्ति का आपको अर्थ पूछा, अर्थ बताइए क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। व्याख्या में आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्रियों ने टूटते हुए पहाड़ों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। वह मनुष्य को अनुभव करने का आह्वान करती है कि मौन समाधि
लिए बैठा हुआ पहाड़ का सीना किस तरह दहल उठता होगा जब विस्फोट से कोई पत्थर दूर तक छिटकता होगा। दोपहर में कभी तुमने हथौड़े की चोट से बिखरते हुए पत्थर की चीख सुनी है। वास्तव में इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को समाप्त करते हुए मानव कृति की उत्सर्जना की गई है। ठीक है, ये आपको वीडियो को रोक के नोट कर लेना है सारा। इसके अलावा और भी आंसर है, देखिए इसके बाद वाला आंसर क्या होगा। देखिए इसके बाद आपको लिखना है, कवित्रियों ने बूढ़ी पृथ्वी के दुख को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कवित्री का कहना है कि प्रदूषण के कारण वायु भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं रह गई है। मनुष्य की मनुष्यता पर संदेह करते हुए कवित्री ने पूछा है कि अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकालकर कभी शिकायत ना करने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख को क्या कभी जानने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ तक इसको लिख लेना है। बहुत अच्छा। चलिए तो देखिए हम लोग का हिंदी सब्जेक्ट 5 क्वेश्चन था, हिंदी में हिंदी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इंग्लिश को देखते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए आपको फिर से बोला है, यहाँ पर कुछ दिया गया है, एक पैराग्राफ टाइप का है ना। आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप पैराग्राफ को अपने से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन में क्या आंसर होगा पहला का, तो पहला का आपका आंसर हो जाएगा बी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा बी। और जो यहाँ पर उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। पहला का आंसर क्या बोले, ऑप्शन बी, और दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये देखिए 1.2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन था इस पैराग्राफ का, तो आपको लिख लेना है वीडियो को रोक कर। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, व्हाट डज द प्रेस ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल अस अबाउट द पोएट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का, चलिए हम लोग आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। द फ्रेज ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल अस डेट द पोएट लव्स ट्री एंड ही एडमायर्स द ट्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आप वीडियो को रोक के इस आंसर को उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें लिखा है, चेंज द गिवन डायलॉग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें एक डायलॉग दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा यहाँ से पूरा इस डायलॉग को। ठीक है, बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सीधे आंसर को देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर को देखते हैं। देखिए आंसर में लिखा है, रुपेश सेड टू हिज फादर डेट देयर आर मैनी इंफॉर्मेटिव एंड educative channels on television. He get updated and become aware about many useful information through the news एंड अदर इन्फॉर्मेटिव चैनल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। आप वीडियो को रोक के आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द वेबसाइट्स यूजफुल अकॉर्डिंग टू रुपेश गिव फॉर रीजन्स। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ABCD सभी का हम लोग यहाँ आंसर को भरेंगे। इस खाली जगह में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। देखिए आपके सामने आंसर आ गया है, ये जो लिखा हुआ ना ये आंसर है। आप वीडियो को रोक के आराम से, ये 4 का A नंबर का आंसर है, वी कैन फाइंड ई बुक्स ऑन वेबसाइट। B नंबर का हो जाएगा, वी कैन फाइंड ऑडियोस। ठीक है, वी कैन फाइंड ऑडियो विजुअल एडुकेशनल मटेरियल्स ऑन वेबसाइट। C नंबर का हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन क्लासेस एंड वीडियो चैट। उसके बाद D का हो जाएगा, वी कैन रीड न्यूज़पेपर ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट पे और भी ज़्यादा यूज है वेबसाइट का। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है यूज, तो आपको कोई भी 4 को लिखना, लेकिन अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, रुपेश के अनुसार। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग का इंग्लिश वाला पूरा कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 होने के बाद हम लोग अब गणित सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब गणित आ गया, हम लोग गणित वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो गणित में पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 3a + 4b का वर्ग होगा, तो इसका आपको वर्ग करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग वर्ग करते हैं। देखिए यहाँ पर 3a + b है,
4b है, ठीक है। तो इसका वर्क करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा आपको बनाना क्या। आपको तो 4 ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन में टिक लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए 3a + 4b क्या करना था, वर्क करना था। अच्छा, वर्क का मतलब ये स्क्वायर करना है, ठीक है। हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये 3a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a का जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9a², ठीक है। उसके बाद प्लस फॉर्मूला होता है, उसके बाद 2 × a का मतलब 3a, ठीक है, इंटू b का मतलब 4b। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे आपको इसको सॉल्व करके लिखना है 9a² प्लस आप गुना करिएगा 2 × 6 = 6 × 24 ab, क्या हो जाएगा 24ab प्लस यहाँ बचेगा 16b²। इसको हम लोग किस फॉर्मूला में तोड़े हैं, तो इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में लिखे हैं। बनेगा इस तरह और आपका ये आंसर आ जाएगा। ये पूरा क्या 9a² प्लस 24ab प्लस 16b², ठीक है। अब देखिए ये वाला पूरा जो 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिया हुआ आपको ढूंढना है। तो आपको समझना क्या है ना कि यहाँ पर देखिए हम लोग का जो ऑप्शन ए है ना, इसमें लिखा है 9a², उसके बाद 16b²। तो आप देखिए 9a² और 16b² मिल गया। उसके बाद क्या है 24ab, तो 24ab यहाँ है, तो सारे प्लस में है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से समझना है, ये प्लस में आगे पीछे से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अगर नोट नहीं किए तो आप वीडियो को रोक के पहले नोट करिए, क्योंकि ये भी मिट जाएगा, ठीक है। देखिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए। आपको ऑप्शन ए पे टिक लगाना है। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 4pq और 3rs का सर्व गुणनखंड क्या है। देखिए सर्व गुणनखंड वो होता है जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इन दोनों का गुणनखंड पहले आप करके देख लीजिए, कॉमन अपने आप हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर मैं बनाता हूँ, 4pq का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 × 2 × 2 × p × q, क्या हो जाएगा p × q। इसके अलावा आपका 3rs है, तो 3rs का गुणनखंड हो जाएगा 1 × 3 × r × s, ठीक है। सारे गुना में है, क्या हो जाएगा, ये s है, s क्या है यहाँ s है, ठीक है, ये s है। तो आप देखिए इन दोनों में मिलता क्या है, केवल एक मिल रहा है। क्या मिल रहा, एक, ठीक है। तो जो दोनों में मिलेगा वो सर्व गुणनखंड कहलाएगा। तो केवल एक मिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको टिक लगाना है, ऑप्शन ए में टिक लगा लीजिए। कैसे बनेगा यहाँ बना के मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। चलिए तो आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। ये मिट जाएगा, आप वीडियो को रोक के इसे उतार लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं टिक लगा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों का, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पहले याद रख लेना है कि x - y का मान 16 दिया है और x² + y² का मान कितना दिया है, 400। आपको x y निकालना है ना, आप ये याद रखिएगा, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया है उसको उतारना है, यानी x - y बराबर कितना दिया है, 16। आप दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर 16 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x² + y², उसके बाद होता है -2xy बराबर 16 का जब स्क्वायर करिएगा तो 256 आएगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। x + y का मान बैठा दीजिए, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, x + y का मान, x² + y² का मान 400 था, 400 लिख दिए। 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 256। अब 400 को हम लोग उधर कर देंगे तो -2xy बराबर 256 - 400, ठीक है। उसके अलावा हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, तो इधर जब सॉल्व करेंगे तो आपका -2xy बराबर कितना आएगा, घटाकर आएगा -144, कितना आएगा, -144, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और xy बराबर 144
देखिए 144 बटा में 2 आ जाएगा। अब 2 से 144 को काटेंगे तो आएगा कितना, 72। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 72। आपको इसी तरह कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। 72 आपका आंसर आएगा। क्लियर है। x इंटू वाई का मान निकल गया ना, कितना आया, x इंटू वाई का मान 72 आया। तो आपको वीडियो को रोक के आराम से उतार लीजिए, इसी तरह हम लोग का सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 3PR माइनस 6P स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर होल में है, ये ब्रैकेट में है, और फिर लिखा है भागा 3PQ को हल कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरह आपको कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले आपको लिखना है 3, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, PQR माइनस 6P स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। ये भागा का मतलब होता है बटा, तो आपको बटे में कितना लिखना है, 3PQ, ठीक है। अब देखिए ऊपर में आपका कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आपका आएगा 3 और PQR, ये कॉमन आएगा। तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 1 माइनस P2P, क्या बचेगा 2PQR, इधर ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। नीचे कितना है 3P और Q, ये नीचे दिया हुआ है आपका था बटा में, ठीक है। तो अब देखिए 3PQ और 3PQ ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कट जाएगा, कट गया। तो आपका बचा क्या, तो हम लोग के पास जो बचा है वो बचा हुआ है R, और ब्रैकेट में बचा है 1 माइनस 2PQR, ब्रैकेट क्लोज, ये आंसर है। आपको इसी तरह बिल्कुल बनाना है अपने कॉपी में, ठीक है। इसी तरह आपको कॉपी में सॉल्व करना है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा अब हम लोग का। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपको लिखना है जो दिया हुआ है, पाई 4x स्क्वायर प्लस पाई 12xy प्लस पाई 9y स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए इधर हम लोग का ये ब्रैकेट में है क्वेश्चन में, ठीक है, ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का जो पाई आर स्क्वायर है इसको उतारना है, और पाई देखिए आपका कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग पाई कॉमन ले लिए। जब पाई कॉमन ले लिए तो इधर बचा क्या, इधर 4x स्क्वायर बचा, तो 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पाई कॉमन में है तो हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x और इंटू 3y, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो सकता है, प्लस पाई कॉमन आ गया तो बचा क्या, 3y बचा, तो इसको हम लोग 9y बचा, 9y को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये पाई से ये पाई क्या हो गया, कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में है जिसमें a का काम करेगा 2x और b के जगह में हो जाएगा 3y, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक। इस 2 को जो पावर में है वो कैंसिल हो जाएगा, तो r ही त्रिज्या होता है, तो r बराबर बच जाएगा 2x प्लस 3y। ये आपका आंसर है। आप इतना इस तरह आप उतार लीजिए अपने कॉपी में, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का त्रिज्या निकल गया 2x प्लस 3y। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मैथ में। अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग अब विज्ञान को देखते हैं, विज्ञान के प्रश्न को। तो विज्ञान का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, प्याज की झिल्ली, रक्त कोशिका, अमीबा, तंत्रिका कोशिका आदि के स्थायी क्लाइड को किस उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, पेड़ों की कटाई से वनों की संख्या में हो रही लगातार कमी को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है, तो आपको बताना इनमें से क्या है, भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। तो हम लोग का 2 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर को देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है
आंसर है। तो आपको लिखना है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण भी पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। तो आपको बस इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है किन कारणों से वन्य जीव अभयारण्य या संरक्षित वनों में रहने वाले जीव सुरक्षित नहीं रहे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का चलिए आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 4 था उसका आंसर है, ठीक है। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसमें आपको 2 क्वेश्चन है अथवा में, ठीक है। दोनों में से किसी एक को आपको बनाना है। लिखा है चित्र बनाकर पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन है जो विविधता का संरक्षण करना आवश्यक यह है क्यों, ठीक है। ये क्यों जरूरी है व्याख्या करें। तो हम लोग पहले वाला का आंसर देंगे। पहले का मतलब ये अथवा में है तो आपको या तो ये बनाना है या तो ये। तो हम लोग किसको बनाएंगे, इस प्रश्न को देखेंगे, यानी चित्र बनाकर हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए तो इसका उत्तर यहाँ जैसा आप चित्र देख रहे होंगे, ये पहला वाला जंतु कोशिका का चित्र है, दूसरा वाला पौधे कोशिका का चित्र है, ठीक है। आपको एकदम इसी तरह चित्र बनाना है। आपको ये चित्र आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, यानी आपके पास जो साइंस का किताब है उसमें ये चित्र मिल जाएगा। आप किताब से चित्र बना सकते हैं नाम के साथ, ठीक है। अब इसके बीच जो अंतर है, चलिए हम लोग अंतर को भी देख लेते हैं। आप चित्र बना लीजिएगा, आप गूगल से भी सर्च करके ये चित्र देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अंतर को भी देख लेते हैं इसका। देखिए तो दोनों में आपको अंतर लिखना है। आप चित्र बना लीजिएगा, चित्र बनाने के बाद ये अंतर को लिखिएगा। तो सबसे पहले जंतु कोशिका है इधर, तो जंतु कोशिका में लिखा है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, पौधे कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। बहुत ही आसान है। जंतु कोशिका की ओर ऑप्शन नंबर बी में लिखा है इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, और बी नंबर इधर लिखा है इसमें हरित लवक पाया जाता है। सी नंबर में लिखा है जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती हैं, और इधर आपका पौधे कोशिका की ओर सी नंबर में लिखा है पौधे कोशिका में रिक्तिका आकार में बड़ी होती है, ठीक है। तो आप इसे चित्र बनाने के बाद आप इस अंतर को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को देखते हैं। देखिए तो हम लोग अब चलिए सामाजिक विज्ञान को सॉल्व करते हैं। इसका पहला प्रश्न है भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालय में प्रवेश किस दशक में होने लगा। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 1880 के दशक में होने लगा था, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन सी में टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सरकार द्वारा दी जाने वाली जन सुविधा है। तो सरकार द्वारा जो सुविधा दिया जाता है वो क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है शिक्षा, ऑप्शन बी में लिखा है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी में लिखा है बिजली, और ऑप्शन डी में लिखा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें से कौन सा फसल है, मक्का, धान, गेहूं, बाजरा, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाजरा। बाजरा को सबसे ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। तो हम लोग चलिए देखते हैं कृषि जो है उसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करते हैं, ठीक है। देखिए कृषि 2 प्रकार की होती है, ठीक है। आपको विभिन्न प्रकार का वर्णन करने बोला था, तो आपको उत्तर में लिखना है कृषि 2 प्रकार की होती है। पहला निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्य कृषि, ठीक है। निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। चलिए तो हम लोग इसका वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम लोग निर्वाह कृषि का वर्णन करेंगे, फिर वाणिज्य कृषि का वर्णन करेंगे। आप इतना उतार लीजिए, हम लोग चलिए सीधे को नंबर जो निर्वाह कृषि इसके वर्णन पे चलते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे अब निर्वाह कृषि को, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है जिस प्रकार की खेती से केवल उतनी ही उपज होती है कि उससे परिवार का पेट भर सके तो उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं, ये कहते हैं लिखा है, ठीक है। इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इसमें आदमी, औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखा है यह मुख्यतः मानसून पर और जमीन की प्रकृति उर्वरता पर निर्भर करती है। तो आपको ये आंसर लिख लेना है इतना, ठीक है। चलिए अब निर्वाह कृषि के बाद इसके बाद वाला हम लोग देख लेते हैं क्या होगा आंसर।
देखिए तो हम लोग अब वाणिज्य कृषि को देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक साजो सामान का इस्तेमाल होता है। इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवारनाशक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये आंसर हो गया। आप वीडियो को रोक के आराम से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, शिक्षा का अधिकार कानून बनाने के कोई 2 लाभ बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग आंसर को देख लेते हैं। देखिए 2 लाभ बोला है तो ये पहला हो गया आपका। ठीक है, तो पहला हो गया ये, इसमें लिखा है, इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजन करना है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब हम लोग चलिए दूसरा को देखते हैं। देखिए दूसरा हो जाएगा, आपको लिखना है, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। दूसरा हो जाएगा, इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, आपको 2 पूछा था, 2 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के क्या कारण है बताइए। ठीक है, तो हम लोग का ये आखिरी क्वेश्चन है सोशल साइंस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग का संस्कृत शुरू हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग आंसर को देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, आपको इसी तरह आंसर को लिखना है, वीडियो रोक के आप आंसर लिख लीजिएगा। आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के कारण निम्नलिखित है। पहला कारण, महिलाएं अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं। दूसरा, महिलाओं को भी अब पुरुषों के समान अधिकार दिए जा रहे हैं। अब तीसरा क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर तीसरा में हो जाएगा, महिलाएं अब घर के साथ साथ बाहर का भी काम कर रही हैं। और चौथा में हो जाएगा, राजनीति में भी महिलाएं भाग ले रही हैं। ठीक है, तो ये 4 कारण यहाँ दिया गया है। आप वीडियो को पोस्ट करके ये 4 कारण लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ऊपर में सबसे पहले ये हेडिंग लिखना है, इसके बाद आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरह आपको पूरा लिख लेना। ठीक है, तो हम लोग का साइंस का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके आंसर को भी। ठीक है, चलिए तो सीधा संस्कृत सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। देखिए तो हम लोग का संस्कृत सब्जेक्ट आ गया। संस्कृत का आपको कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ, आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है अपने से। ठीक है, पढ़ने के बाद हम लोग आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है, प्रश्न 1 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आखिरी वाला। ठीक है, ऑप्शन डी में आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है भ्रम रम। ठीक है, भ्रम रम, ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न 3 को देखते हैं। देखिए प्रश्न 3 है, लिखा है, ये प्रश्न 3 जो है इसका हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। ठीक है, आपको ये आंसर लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, आप आराम से वीडियो को रोक के लिख लीजिए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। 4 को देखते हैं। देखिए प्रश्न 4 लिखा हुआ है, जो इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। आप प्रश्न 4 देख लिए होंगे, चलिए सीधा हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का जो आपका दिसंबर मंथ का जो मंथली असेसमेंट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब क्वेश्चन हम लोग 4 का आंसर को देख लेंगे तो। ठीक है, चलिए क्लास 8 का आपका पूरा कंप्लीट हो गया। मंथली असेसमेंट जो आपका स्कूल में था क्लास 8 का, ये दिसंबर मंथ का है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये पूरा आंसर है, आपको वीडियो रोक के आराम से इस आंसर को लिख लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये कंप्लीट हो जाता है पूरा। ये जो दिसंबर मंथ का आपका मंथली असेसमेंट का जो क्वेश्चन पेपर था उसके सारे आंसर को हम लोग बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, आप वीडियो को आराम से रोक के सारे क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका काम का है तो आप जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।